नाउ लेट्स मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जनरली एग्जाम्स का हॉट फेवरेट होता है। ठीक है, कोई ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बहुत अलग अलग क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं पूरे चैप्टर का, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand states the inverse relationship between price and quantity demanded keeping other factors constant, that is ceteris paribus। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ceteris paribus। ठीक है, platypus पेरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है ceteris paribus की। दैट मीन्स कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है हमें? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। बट देयर इज वन थिंग इन एडिशन, दैट इज कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब ये क्यों बोला गया? लेट्स से मैं बात करता हूं कि प्राइस बढ़ गई, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गई है। दैट मीन्स पहले कोई कमोडिटी थी वो 10 रुपीज में मिलती थी, अब वो 11 रुपीज में मिल रही है। ठीक है, बट साथ साथ में मेरी इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। पहले मेरी इनकम थी 1 लाख रुपए की, अब अचानक से बढ़ के हो गई है 5 लाख रुपए की। मुझे फर्क पड़ेगा क्या 1 रुपए से? जो चीज 10 रुपए में मिल रही थी वो 11 रुपए में खरीद लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तभी ये वाला वर्ड यूज किया गया है, दैट इज ceteris paribus। दैट मीन्स कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ तभी वर्क करेगा जब बाकी सारे के सारे फैक्टर्स सेम है। ठीक है, और सिर्फ प्राइस चेंज हुई है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से देयर आर 2 ब्रांड्स ऑफ मिल्क, ए एंड बी। ठीक है, आप ए कंपनी का मिल्क कंज्यूम करते थे। ठीक है, पहले वो मिलता था 50 रुपीज में। ठीक है, एंड देयर वाज अ कॉम्पिटिटर बी, उसका भी 50 रुपीज में मिलता था। अब ए की प्राइस इंक्रीज होकर 51 रुपीज हो गई है, तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होगा? ए की डिमांड कम हो जानी चाहिए। बट साथ साथ में हमें यह पता चलता है कि बी की प्राइस इंक्रीज होकर 60 रुपीज पे आ गई। ए की तो 50 की 51 हुई, बी की 50 से डायरेक्ट 60 हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? जो कंज्यूमर्स थे जो बी कंपनी का मिल्क यूज करते थे, अब वो लोग भी ए में आ जाएंगे। दैट मीन्स ए की प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद ए की डिमांड बढ़ जाएगी, तो लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड एक बेसिक असम्पशन पे वर्क करता है, दैट इज कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। समझना है? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and quantity demanded of a commodity keeping all factors constant, ceteris paribus। ठीक है, this law is also known as the first law of purchase। ये भी हम याद रखेंगे, एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, तो आंसर इज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैंने अभी अभी आपको बोला कि लॉ ऑफ डिमांड एक ही अजम्पशन पे वर्क करता है, दैट इज कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो वही अजम्पशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम याद करते हैं व्हाट वर द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से थे? फटाफट बताओ मुझे। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, दैट इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, एंड प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये फर्स्ट था। फिर क्या था? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, फिर क्या था? एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, एंड लास्ट वाला क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सारे के सारे अदर फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, एक ही असम्पशन है, दैट मींस अदर थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ? इट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। अगेन रिमेन्स द सेम का क्या मतलब है? डज नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं हो रही है। फिर देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन थी वो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है बढ़ने वाली। देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एंड लास्ट क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। दैट मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी हमारी चेंज नहीं हो रही है। तो एक ही चीज हम याद रखेंगे, और वो चीज क्या है? वो चीज मैंने आपको अभी अभी बताई, दैट लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स ऑन अ बेसिक असम्पशन दैट अदर फैक्टर्स विल नॉट चेंज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज इनवर्स रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ceteris paribus। याद कर लो। तो क्या बताता है हमें? इनवर्स रिलेशनशिप। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1 क्या हुआ? कि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। सेकेंड चीज हमें क्या बताता है? क्वालिटेटिव
नॉट क्वांटिटेटिव। यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें खाली एक डायरेक्शन बताता है। दैट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ये हमें सिर्फ एक क्वालिटी बता रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा है, सिर्फ एक रिलेशनशिप बता रहा है, बट हमें ये नहीं बताता है कि कितने से चेंज होगी। लेट्स से प्राइस सिर्फ 10% से चेंज हुई है और क्वांटिटी डिमांडेड खत्म हो गई, 100% से चेंज हो गई, ये तो बताया ही नहीं हमें लॉ ऑफ डिमांड ने। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वांटिटी नहीं बताता है कि इनवर्स रिलेशनशिप में कितनी क्वांटिटी होने वाली है, हमें सिर्फ क्या बताता है, क्वालिटी। दैट मींस देयर इज अ रिलेशनशिप और वो रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज नो प्रपोर्शनल रिलेशनशिप। सेम चीज वापस है। नो प्रपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब है कि प्राइस डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, या फिर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। दैट मींस इनवर्स रिलेशनशिप है, वो हमें पता है। बट नो प्रपोर्शनल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है कि क्या प्रपोर्शन में दोनों चेंज हो रही है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, ये नहीं बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड। लेट्स से प्राइस सिर्फ 5% से चेंज हुई और क्वांटिटी डिमांडेड 20% से चेंज हो गई, ये तो बताया ही नहीं लॉ ऑफ डिमांड ने। ये कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, अभी के लिए खाली ये जान लो कि देयर इज नो प्रपोर्शनल रिलेशनशिप, यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें कोई भी प्रपोर्शन नहीं बताता है कि दोनों चीजें कितनी क्वांटिटी में या कितने प्रपोर्शन में चेंज हो रही है। एंड लास्ट इज वन साइडेड। दिस इज लाइक द टीनेज लव, इट इज वन साइडेड। वन साइडेड का क्या मतलब है, समझो। लॉ ऑफ डिमांड ने हमें क्या बताया कि प्राइस के कम होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, या तो फिर प्राइस के इंक्रीज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। बट क्या ये चीज दोनों साइड से पॉसिबल है? अभी तो हमने सिर्फ प्राइस को चेंज किया और प्राइस के चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। उल्टा करके देखते हैं, अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है तो आप प्राइस बढ़ाओगे या कम करोगे? सिंपल लॉजिक है, समझो। यू आर अ सेलर और आपके कमोडिटी की जो डिमांड है वो मार्केट में कम हो गई है, तो आप प्राइस कम करोगे या प्राइस बढ़ाओगे? सोचो खुद से, आप प्राइस कम करोगे ना, आप सेल लगाओगे, आप बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर लगाओगे ताकि आपकी डिमांड वापस बढ़ जाए। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड ने हमें बताया ही नहीं। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, प्राइस चेंज होती है तो उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। बट यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो जाता है जब हम डिमांड को चेंज करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से इनवर्स रिलेशनशिप है। दैट मीन्स अगर डिमांड बढ़ता है तो प्राइस कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लेट्स से आप ये पेन सेल करते थे और इसकी डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई। लेट्स से आप मास्क सेल करते थे, तो जब कोविड था तब अचानक से मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तो आप मास्क को और महंगे में बेचोगे सो दैट यू कैन अर्न मोर। बट ये तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड चेंज होती है। बट लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि डिमांड के चेंज होने के कारण प्राइस कैसे चेंज होती है। ठीक है, सो दिस proves that law of demand is one-sided.